आप सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप है मैथ्स में। मैं सौर सिंह इस वीडियो में लेकर आए आपके लिए कक्षा 9 विज्ञान से पाठ 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं से 16 बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर लेकर आए। पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अच्छा लगे वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं। प्ले लिस्ट में जाकर अपनी सुविधा के अनुसार बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। यानी इस चैनल में आपके लिए मैथ की, साइंस की और इंग्लिश क्लासें 9th और 10th की हैं। प्ले लिस्ट में जाकर एक बार विजिट कर सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ सकते हैं। और इंटर तक इस समय मैथ की क्लास इसमें यहाँ पर है और लगातार आपको वीडियो प्राप्त होते जाएंगे। बेल आइकन दबाएंगे तो 9th के साथ साथ में आपको 10th के जब बाद में आएंगे आप 10th में तो बहुत सारे वीडियो मिलते रहेंगे आपके लिए। फिलहाल बढ़ते हैं 16 बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर कॉन्सेप्ट के साथ में आपको समझाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो और पुराने हैं तो आपने सब्सक्राइब रख रहा होगा, तो आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद है। फिलहाल शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, यहाँ कह रहा है रंग वाले घटक को नीले रंग की स्याही से कैसे पृथक, पृथक का मतलब होता है अलग, कैसे हम जो है वो अलग कर सकते हैं। चलिए, वाष्पीकरण से, छानकर, अपकेंद्रण से या ऊर्ध्वपातन से। तो याद रखना कि हम अगर इसमें जो है एक द्रव होगा, दो द्रव को क्या करते हैं, वाष्पन विधि द्वारा अलग करते हैं और नीला रंग हमारा अलग हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन सही होगा, कौन सा, ए वाला सही होगा कि नीले रंग की स्याही कैसे पृथक करते हैं, वो वाष्पीकरण से पृथक की जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले प्रश्न की ओर। यहाँ लिखा है कि दूध से क्रीम को कैसे पृथक कर सकते हैं, वाष्पीकरण से, छानकर, अपकेंद्रण से या ऊर्ध्वपातन से। तो याद रखना कि दूध से क्रीम को अलग करने की जो प्रक्रिया है वो है हमारी अपकेंद्रण से। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी सही है। इसमें से क्या करते हैं कि हम क्रीम को मतलब दूध से क्रीम को अलग कर देते हैं, वो होती है हमारी अपकेंद्रण विधि से। अब बढ़ते देखिए अगले प्रश्न की ओर। यहां लिखा है कि दो अघुलनशील, याद रखना ये अघुलनशील है और अभी अगला प्रश्न है, एक प्रश्न बाद आएगा आपका घुलनशील द्रव। तो यहाँ दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक कर सकते हैं वाष्पन द्वारा, अपकेंद्रण द्वारा या पृथक्करण कीप के द्वारा या आसवन विधि के द्वारा। जब दो द्रव हैं वो अघुलनशील है यानी पूरी तरह से एक दूसरे में घुले हुए नहीं है, तो इसको पृथक कर सकते हैं हम पृथक्करण कीप के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है हमारा सही। पृथक्करण कीप के द्वारा दो अघुलनशील द्रवों को अलग किया जा सकता है यानी पृथक किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहां हमारे पास कपूर का वाष्पीकरण होना क्या कहलाता है। कपूर ठोस अवस्था में होता है और वाष्पीकरण का मतलब वाष्प में बदल जाना। तो क्या हो रहा है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, संघनन कहते हैं, आसवन कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। और हम जानते हैं कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ठोस जो है वो बिना द्रव में बदले गैसीय अवस्था में द्रव वो भाव अवस्था में बदल जाता है, तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और यहाँ वाष्पीकरण कपूर हो रहा है तो इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं आगे, देखिए अब यहाँ देखिए घुलनशील आ गया कि दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है आसवन द्वारा, कीप द्वारा, छानकर या अपकेंद्रण द्वारा। अगर दो अघुलनशील द्रव हैं तो उसको अलग किससे करते हैं, पृथक्करण कीप के द्वारा। लेकिन जो दो घुलनशील हैं अगर द्रव तो उसे हम आसवन विधि के द्वारा अलग करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन कौन सही होगा, ए सही होगा। याद रखना कि दो घुलनशील द्रव हैं तो उसे हम आसवन विधि से अलग करेंगे और दो अघुलनशील द्रव हैं तो उसे हम पृथक्करण कीप के द्वारा अलग कर सकते हैं यानी पृथक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है वायु से गैसों को प्राप्त करने की विधि। यानी वायु में बहुत सारी प्रकार की गैसें होती है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी अन्य गैसें भी होती हैं। तो इनको हम किस विधि द्वारा अलग कर सकते हैं, यानी गैसों को आसवन विधि द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा या वाष्पन द्वारा या सघन द्वारा। तो याद रखना कि गैसों, वायु में से गैसों को पृथक करना है यानी प्राप्त करना है, अलग अलग करना है, तो प्रभाजी आसवन के द्वारा हम अलग कर सकते हैं। क्योंकि हर एक गैस का अपना एक क्वथनांक होता है और उस क्वथनांक पर जब हम इसे गर्म करते हैं तो अलग अलग प्रकार की गैसों को हम अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा प्रभाजी आसवन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु है। यहाँ पूछ रहा है कौन सी क्या है, धातु है। तो यह है नाइट्रोजन, फिर सोडियम, फिर सल्फर, फिर ऑक्सीजन। इनमें से कौन सी धातु है। तो याद रखना सोडियम जो है वो एक धातु है, ये नाइट्रोजन गैस है, ये ऑक्सीजन गैस है और ये सल्फर है। ये तीनों जो है वो क्या है, अधातुएं हैं। याद रखना कि सोडियम जो है वो एक धातु है यहाँ ऑप्शन में और बाकी तीनों जो है वो अधातु हैं। आगे बढ़ते हैं कि जल है, जल क्या है, मिश्रण है।
धातु है, यौगिक है, तत्व है। और जल का जो सूत्र होता है वो हम सब जानते हैं, क्या होता है, H2O। H2O जल का सूत्र है। इसमें दो तत्व हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यानी ये सूत्र जल का हमेशा क्या रहेगा, H2O रहेगा। और H2O मतलब इसका एक निश्चित अनुपात होगा। जब किसी तत्व का निश्चित अनुपात होता है तो वो कहलाते हैं हमारे यौगिक। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी सही है, यौगिक। मिश्रण नहीं है, याद रखना। क्या है, जल एक यौगिक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न है कि दूध है। दूध क्या है, ठोस का द्रव में कोलाइडी विलयन, द्रव का ठोस में कोलाइडी विलयन, या द्रव का द्रव में कोलाइडी विलयन, या द्रव का द्रव में वास्तविक विलयन। तो याद रखना, जो दूध होता है उसमें फैट की कुछ बूंदें होती हैं, यानी द्रव अवस्था में होती हैं, और जल होता है वो भी द्रव अवस्था में होता है। तो यहाँ द्रव का द्रव में, और दूध एक कोलाइडी विलयन है, इसलिए याद रखना कि द्रव का द्रव में कोलाइडी विलयन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ऑप्शन ए भी आ सकते, देखो इस तरह पूछ सकते हैं, दूध क्या है, तो दूध एक कोलाइडी विलयन है, जो द्रव का द्रव में कोलाइडी विलयन है, ये भी रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर है कि कोलाइडी विलयन में टिंडल प्रभाव की बात करा। देखो टिंडल प्रभाव होता है, ठीक है, प्रकाश के अवशोषण के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, या विद्युत आवेशित कणों की उपस्थिति के कारण। तो टिंडल प्रभाव होता क्या है, देखिए एक होता है निलंबन, एक होता है विलयन, और उसके बीच की कड़ी होती है कोलाइडी विलयन। निलंबन के कण जो होते हैं वो मतलब ज्यादा मोटे मोटे होते हैं, लेकिन जो विलयन के कण होते हैं वो बिल्कुल महीन होते हैं, जो हमारी खुली आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। जो वो कोलाइडी विलयन होता है उसकी भी कण जो है हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन विलयन से बड़े होते हैं, और लेकिन निलंबन से पतले होते हैं। तो इसमें जो है टिंडल प्रभाव होता है, क्या होता है, जब हम गैस को प्रवाहित मतलब प्रकाश को प्रवाहित करते हैं टिंडल विलयन में से, तो क्या होता है, उसके कण जो है वो प्रकाश को क्या कर देते हैं, फैला देते हैं। तो फैलाने की जो प्रक्रिया होती है वो टिंडल प्रभाव होता है, इसके मार्ग को देखा जा सकता है। तो यहाँ याद रखना कि प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा टिंडल प्रभाव होता है, और ये कोलाइडी विलयन में होता है। ये हमें याद रखना है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही कोलाइडी विलयन में टिंडल प्रभाव होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र कौन सा है। NaOH है, NaCl है, या Na2CO3 है, NaHCO3 है। तो यहाँ बात कर रहा है कास्टिक सोडा की, और कास्टिक सोडा का सूत्र है NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहते हैं। यह हमारे पास में NaCl होता है सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड को बोलते हैं नमक। यह है सोडियम क्लोराइड। और ये हमारा क्या है, ये हमारा है सोडियम कार्बोनेट, इसे बोलते हैं हम धावन सोडा। धावन सोडा, अंग्रेजी में से हम वाशिंग सोडा भी बोलते हैं, वाशिंग सोडा कह दो या धावन सोडा कह दो, सोडियम कार्बोनेट। और ये हमारे पास सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट यानी कि खाने का सोडा, खाने का सोडा। और अंग्रेजी में बोलते हैं इसे बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा, कास्टिक सोडा, और ये हमारे पास सोडियम कार्बोनेट, वो सोडियम क्लोराइड यानी नमक का सूत्र है। तो चारों हमने बता दिए, लेकिन यहाँ कास्टिक सोडा का सूत्र की बात कर रहा है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी Na, जिसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब यहाँ तक हो गए हमारे पास 11, 5 और बचे यानी 16 कराने हमारे लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में भूल जाते हैं, हमें अच्छा लगेगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं जैसा आपको वीडियो लगा हो। तो फिलहाल बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्ले लिस्ट में एक बार विजिट जरूर कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। अपनी सुविधा के अनुसार वहां पर चीजें देख सकते हैं। 9th की गणित भी मिलेगी, 9th की साइंस भी मिलेगी, वो तो पढ़ा ही रहे हैं आपके लिए, और इंग्लिश भी मिलेगी, और 10th में भी इसी प्रकार से मिलेंगे, और इंटर तक लगातार आपको वीडियो प्राप्त होते जाएंगे। अब बढ़ते हैं, देखिए अगले प्रश्न की ओर। यहाँ कह रहा है कि नमक को जल में विलय करने पर, यानी नमक को जल में मिला दिया जाए, तो याद रखना नमक कम मात्रा में मिल रहा है तो विलय है, जल अधिक मात्रा में होता है इसलिए विलायक है, और इससे बनता है, वो बनता है विलयन। क्या बनता है, विलयन। और कैसा विलयन होता है, ये होता है समांगी मिश्रण। याद रखना कि विलयन है हमारे पास में, समांगी मिश्रण बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, समांगी मिश्रण। तो नमक और जल का, या नमक और चीनी का, या नमक और पानी, या चीनी और पानी, या नींबू और पानी, इन सब का मिश्रण जो है वो समांगी मिश्रण होता है, और ये विलयन कहलाता है। याद रखना। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है हमारे पास, सी हमारा सही है, और बाकी कोई ऑप्शन सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले प्रश्न की ओर। यहाँ लिखा है कि निम्नलिखित में से निलंबन है, यहाँ पे निलंबन की बात कही है, इसमें कण जो है बड़े बड़े होते हैं, हमारी खुली आंखों से दिखाई देते हैं। साबुन विलयन, चीनी विलयन, चीनी विलयन नहीं होता, याद रखना। ठीक है, सोडा और ये दोनों तो समांगी मिश्रण होते हैं। ठीक है,
अब साबुन विलयन या मटमैला, अब मटमैला है तो आराम से दिखाई देगा, तो मटमैला विलयन जो है वो एक निलंबन कहलाता है। याद रखना निलंबन क्या है, मटमैला विलयन जो है वो निलंबन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, देखो अगले प्रश्न की ओर। यहाँ है कि निम्नलिखित में समांगी मिश्रण की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, समांगी मिश्रण की। मिट्टी, मिट्टी नहीं, सोडा जल या लकड़ी या वायु। तो याद रखना समांगी मिश्रण क्या होता है हमारे पास में, सोडा जल। ऑप्शन नंबर कौन सही है, बी सही है। सोडा जल जो है वो एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। इसके पूरे जो अणु है ऊपर से नीचे तक पूरे में होंगे वो समान रूप से फैले हुए होंगे, इसलिए सोडा जल जो है वो समांगी मिश्रण है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर है निम्नलिखित में तत्व नहीं है, यहाँ पूछा तत्व कौन नहीं है, एलिमेंट्स नहीं है, केमिकल एलिमेंट नहीं है, कौन नहीं है, ऑक्सीजन है, ब्रोमीन है, कागज नहीं है, जस्ता है। यानी ऑक्सीजन, ब्रोमीन और जस्ता जो है वो एक तत्व है, लेकिन कागज कोई प्रकार का तत्व नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी ऑप्शन सही है, कागज। अब अंतिम प्रश्न रह गया, यानी 16वां प्रश्न रह गया, वो भी कराते हैं। आशा करता हूँ कि आपने लाइक कर दिया होगा, और नहीं किया है तो आप लाइक कर सकते हैं, हमें अच्छा लगेगा। और प्ले लिस्ट में जाकर एक बार विजिट कीजिएगा, अपनी सुविधा के अनुसार आप चीजें देख सकते हैं। बढ़ते हैं, देखिए लास्ट प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार है। यहाँ लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है, टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है, कोलाइडी विलीन करता है। इसमें देखते हैं, नमक का घोल, ठीक है, कॉपर सल्फेट का विलयन, जल या स्टार्च विलयन। तो टिंडल प्रभाव करता है कोलाइडी विलयन में, और इनमें से कोलाइडी विलयन कौन है हमारे पास में, वो है स्टार्च विलयन। तो याद रखना डी ऑप्शन सही है, स्टार्च विलयन जो है वो एक कोलाइडी विलयन है, और कोलाइडी विलयन के अंदर जो है वो टिंडल प्रभाव होता है। तो ये हमारा वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, आपने लाइक कर दिया होगा, नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दिया होगा, पुराने हैं तो आप सभी लोगों का धन्यवाद है। लगातार हम इस चैनल में बने रहेंगे, आपकी लगातार वीडियो बनाते रहेंगे, और आप प्ले लिस्ट में जाकर एक बार अपनी सुविधा के अनुसार विजिट कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।